विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। दोस्तों, हमारी सेनाएं और सोल्जर्स हमारी शान है। देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना और हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना है जिनकी आदत। ऐसे ही जाबाज और दिलेर सोल्जर्स के अनुभवों से रूबरू कराते हैं हम आपको प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज का जो प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स, इसमें हमारे साथ हैं परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र यादव, जिनकी वीरता और पराक्रम एक मिसाल है हम सभी के लिए। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के बारे में आपको बताते चलें कि कारगिल युद्ध में आपके अदम्य साहस की गाथा से हम सभी लोग वाकिफ हैं और उस अनुभव के बारे में तो हम जानेंगे इनसे, पर फिलहाल समय है उनके स्वागत का और उनके बारे में थोड़ा और जानने का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, सबसे पहले तो हम ये तो बातें बहुत सारी हैं आपके साथ करने के लिए, और ये महीना जुलाई का हमारे लिए खास है क्योंकि कारगिल विजय दिवस भी इसी महीने में हमने 26 तारीख को मनाई, और उस पूरी गाथा को हम आपसे सुनना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में जानकर। बिल्कुल, क्योंकि ये जुलाई का महीना बहुत ही माँ भारती के उन सपूतों के नाम है जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और अभी हमने, जैसे आपने बताया, कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया है। मेरा बचपन पूरा गांव में बीता है और मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। अरे वाह। तो उन्हीं के युद्धों की दास्तानों को सुन सुन करके बड़े हुए, खेतों में काम किया और बस किताबों में पढ़ करके बढ़ते रहे। एक जो संस्कार जो परिवार के होते हैं, माँ बाप के द्वारा जो बताई हुई चीजें होती हैं, वो बच्चे के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो मुझे भी पिता की बातों का हृदय के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि बस मैं भी फौज के सपने देखने लगा कि एक सोल्जर बनूंगा, युद्ध लड़ूंगा, देखूंगा कि हाँ, युद्ध के दौरान किस तरह की परेशानियां, कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों को जीना है मुझे। बस उसी में यही करते हुए गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर सरकारी स्कूल में इंटर तक पढ़ा। तो इंटर में ही था मैं उस टाइम पे जब मैं फौज में भर्ती हो गया। मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भर्ती हो गया था जी। और हम 3 भाई थे। बड़ा भाई मेरे से जो है 1.5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ, वो इंजीनियर कोर में है। तो उनसे भी प्रेरणा मिली कि वो भी चला गया। फिर मेरा मन करता था वो चला गया, मैं नहीं गया, क्यों नहीं गया। और बस फिर भर्ती आई अक्टूबर 1996 में। हाँ जी। और बस उसी में मैं भी भर्ती होकर के फौज में चला गया। मेरा सपना साकार हो गया। बिल्कुल सर। यहाँ मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो है हम अपने आइडियल किसको मानते हैं, अपने हीरो किसको मानते हैं। अगर हम माँ बाप भी की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने बच्चों को एक हीरो, किस व्यक्ति को हीरो के रूप में बच्चों को पेश करते हैं, वो अपने जीवन में किसको जो है ज्यादा महत्व देते हैं, तो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका प्रभाव उससे ज्यादा पड़ता है। जी जी।
सर, आपके साथ बातें तो बहुत सारी हमें करनी है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स के भी सवाल आप तक पहुंचने वाले हैं जो आपको अपना संदेश देंगे। और हम अपने लिसनर्स के लिए बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना और हमारे साथ जुड़ना और चाहते हैं आप परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव से बात करें, उनसे कोई बात अपनी शेयर करना चाहें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9868107070। सर, आपका एक पसंदीदा गाना मैंने चुना है, एक बार उसको सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं कुछ और बातों के साथ, कुछ और सवालों के साथ जो आपके अनुभव और आपकी जिंदगी को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाने के लिए पूछे जाएंगे सर। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ राजेश और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में है
कारगिल वार वेटरन परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और उनसे हम कर रहे हैं बातचीत। दोस्तों, आपको बताते चलें कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। और अब एक बार फिर से जुड़ते हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव से। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम रेडियो पर। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, बहुत सारी यूं तो बातें हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी जो हैं हमारे पास आने लगे हैं आपके लिए, और हम इन मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आपके साथ जो सवालों की अब शुरुआत हो ही चुकी है, तो कहते हैं कि जब हम एक सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं तो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का जो जज्बा होता है, लोगों के लिए एक मिसाल होता है, प्रेरणा होता है। आपने जब सेना को ज्वाइन किया तो उस वक्त जब आप नए गए तो किस तरह के मन में भाव थे? आप अपनी परिवार के भी आपने बताई एक बात कि परिवार में भी इस तरह का माहौल था, तो जब गए तो उस वक्त कैसा वहां पर आपने महसूस किया और किस तरह से आप अपने आप को देखते थे? हाँ, बिल्कुल। जो है, जब भर्ती होकर के गया तो उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का मैं इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था। CQMH अब्दुल हमीद, अच्छा, मेजर होशियार सिंह, ये दोनों ही परमवीर चक्र हुए 1965 और 1971 में। तो उनकी जो अब्दुल हमीद की कहानी 6th क्लास में पढ़ी कि एक हिंदुस्तानी सैनिक जिसने अकेले व्यक्ति ने 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें के ऊपर निशाना लगाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1971 में बसंतर के युद्ध में मेजर होशियार सिंह ने ये एज ए कंपनी कमांडर ये दिखा दिया पाकिस्तान की फौज को कि 120 जवान का जो कमांडर है ये एक मामूली कमांडर नहीं है। उनकी 2 बटालियन को उल्टे पांव लौटने पर विवश कर दिया। तो जब मैं उस सेंटर में पहुंचा, ग्रेनेडियर सेंटर में पहुंचा, तो एक उमंग थी, या इन्होंने ऐसा काम किया है तो ऐसा काम हमें भी करना है। सोचता था कि ये परमवीर चक्र वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्योंकि ट्रेनिंग भी उसी स्तर की जाती है, क्योंकि जहां पर जिस तरह के संस्कार होते हैं, जिस तरह की संस्कृति होती है, जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है, उसी तरह से जो एज ए सिविलियन बच्चे उसी तरह से ढलते हुए चले जाते हैं। मुझे याद है कि जब सबसे पहले फौज के अंदर 2 चीजें हमें सिखाई। पहला, टाइम पंक्चुअलिटी, क्योंकि सेना के अंदर जो सैनिक है वो टाइम का पंक्चुअल होता है। दूसरा, डिसिप्लिन। तीसरा, आज्ञाकारी। ये 3 चीजें एक सैनिक के जीवन के ऊपर इतना प्रभाव डालती हैं, और जो लड़ाई के दौरान उन चीजों का जो है महत्व भी हमें समझ में आया। 9 महीने की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है, इस तरह से 9 महीने में उस सिविलियन बच्चे को एज ए सोल्जर बनाया जाता है, जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी को गूंथ करके बर्तन बनाता है, धूप में सुखाता है, फिर आग की भट्टी में उसको तपाता है ताकि उस बर्तन के अंदर पानी संग्रह करने की क्षमता बन सके। तो एज ए जो सिविलियन बच्चा है उसको इसी तरह से आग की ट्रेनिंग भट्टी में तपाया जाता है, तपा करके ऐसे कुंदन बना दिया जाता है, क्योंकि जब उसके बदन के ऊपर ये वर्दी पहनी जाती है तो ये वर्दी एक 5 मीटर का कपड़ा नहीं होती, बल्कि ये हिंदुस्तान के विश्वास और भरोसे की प्रतीक होती है। ये तिरंगे की आन बान और शान की प्रतीक होती है। तो उस वर्दी को जब पहना तो एक अलग अनुभूति हुई। एक ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं इस देश के, इस माँ भारती का एक सैनिक हूँ, और मुझे जल्दी से जल्दी माँ भारती वो मौका दे कि मैं दुश्मनों का सामना करने के सम्मुख खड़ा हूँ और मैं दुश्मनों का सामना कर सकूं। 9 महीने में हमें इतने तैयार कर दिए गए, इतनी कि हम हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम थे। और देखिए कि जब एक इंसान अवचेतन मस्तिष्क के अंदर, अपने मन मस्तिष्क के अंदर जो सोच को पैदा करता है, जिस चीज को अंकित करता है अवचेतन मस्तिष्क के अंदर, तो
शरीर का जो हार्मोन्स है वो भी उसी तरह से जो है बदलने लगता है, आपका व्यवहार उसी तरह का होने लगता है, आपकी सोच उसी तरह की होने लगती है, आपके कार्य उसी तरह के होने लगते हैं। तो जब आप अंतर मन से उस चीज को जी रहे होते हो तो आपका परमात्मा जिसको हम अल्लाह, वाहेगुरु, शंकर, जिसके भी नाम से हम पुकारते हैं, तो वो शक्ति भी उस व्यक्ति के साथ साथ चलती हैं और उसको उसी राह पर ले जाती है। तो जी रहा था मैं कि मुझे युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है। तो मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में हुई और कश्मीर में जब गया तो वहां पर, क्योंकि भारतीय सेना 1990 से वहां उग्रवादियों के बरखिलाफ जो युद्ध लड़ रही थी उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला और वहां पर हमने 1.5 साल तक श्रीनगर और कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए, तलाशी अभियान चलाए। तो वहां बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत सारे उग्रवादियों को वहां पर मार गिराने में हम कामयाब हुए। बहुत सारे सिविलियंस को एज ए सुरक्षात्मक माहौल प्रदान किया। बहुत सारे सिविलियंस को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने बहुत सारे अभियान भी चलाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन करके अपने देश की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। कई बार हमने वहां पर जो सद्भावना के तहत मेडिकल कैंप लगाए, कई बार हमने वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराए। तो बहुत सारी चीजें हुई ताकि जो है यूथ इसके साथ में, और साथ ही साथ हमारा कॉर्डन सर्च जो तलाशी अभियान थी उग्रवादियों के बरखिलाफ, उसको भी हम चलाते रहे, लड़ते रहे और बहुत सारी कामयाबी पलटन ने वहां पर अर्जित करी। और मैं भी बहुत बच्चा था तो बहुत कुछ सीखता रहा अपने क्योंकि फौज के अंदर एक टीम वर्क होता है। तो जो हमारी जो टीम होती है, एक सेक्शन की टीम होती है, उस जो हमारा सेक्शन कमांडर है, हमारा प्लेटून हवलदार है, जो संगी साथी हैं, उनसे जो अनुभवी व्यक्ति थे उनसे वो अनुभव प्राप्त करके उनके साथ किस तरह की रात को ऑपरेशंस करने हैं, किस तरह दिन में ऑपरेशन करने हैं, किस तरह से जमीन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमने पेड़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दुश्मनों का खात्मा करना है। तो ये तमाम चीजें सीखते 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 हम बढ़ते हुए चले जा रहे थे और एक गूढ़ता आती चली जा रही थी, एक सशक्तता आती चली जाती विचारों के अंदर, शरीर के अंदर, कि हम और सक्षम बनते चले जा रहे थे अपनी नई से नई चुनौतियों को पार करने के लिए। बिल्कुल धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वर्ष 1999 भी आ गए। बिल्कुल सर, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके अभी तक के जब अनुभव की हम बात करें तो 16 साल 5 महीने का एक किशोर कहें कि सेना में भर्ती होता है और उसके बाद इतनी सारी चीजें, इतने सारे बदलावों से होकर इतनी सारी चीजें उसके जीवन में आती है। कारगिल युद्ध के बारे में बात करेंगे सर हम, लेकिन उससे पहले एक गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं और उसके बाद हमारे जो साथी हैं, हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनके मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। सर इस गीत के बाद वापस आते हैं आपके पास आपके कुछ और अनुभवों को जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने
सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ राजेश और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में है परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल वार वेटरन कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अब जो सवाल आपसे हम पूछने वाले हैं वो हमारे कितने ही लिसनर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में जानना चाहा है। कारगिल की लड़ाई के हीरो के रूप में हम आपको जानते हैं और कारगिल के युद्ध में आपको अपने विशेष अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अपने उस युद्ध के बारे में, जिस तरह से आपने वहां पर दुश्मनों को परास्त करने में अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में बताएं सर हमें। बिल्कुल। जब 98 के अंदर हमारा देश ने परमाणु परीक्षण किया, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। तो 1998 के अंदर दोनों ही मुल्क परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये जानते थे कि अगर परमाणु हथियार अगर कहीं चल गए तो मानवता का बहुत बड़ा विनाश हो सकता है जी। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के बीच एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की एक पहल शुरू करी। वर्ष 1999 के अंदर फरवरी के माह में एक लाहौर बस यात्रा भी हुई, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच शांति स्थापित हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। तो उन्होंने हमारे कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे क्षेत्र जहां पर उन्होंने पूरा जो एक समझौता हो रखा था कि सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल हो जाएंगी, लेकिन हमारी सेना तो हिंदुस्तान की फौज एक अनुशासन प्रिय सेना है। हमारी सेना अपने और सर्दी के मौसम में जब नीचे अपने बेस कैंप में आ गई, लेकिन पाकिस्तान की फौज वापस नहीं गई, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपने कुछ एक युद्ध प्लान बनाए होंगे, कुछ उनकी सैन्य नीति रही कि वो जोजिला पास से हमारे नेशनल हाईवे बना अल्फा को ब्लॉक करके
पूरे लेह वाले क्षेत्र को कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि कश्मीर वैली के अंदर जो जिहाद की आग बहुत तेजी से भड़की थी, उसको फौज ने धीरे धीरे ठंडा कर दिया था, उस आग को दोबारा से भड़काना। उन्होंने सर्दियों के समय में इतने मजबूती के साथ वहां बंकर बना लिए थे, अपना सामान का इतना स्टॉकिंग कर लिया था कि वो एक निर्णायक युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन वो भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, इन्हीं हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन्हीं के बंकर को उनका कब्रिस्तान भी बनाया। मेरी बटालियन उस समय कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी, 18 ग्रेनेडियर्स। तो उसको वहां से जब हमें पहला आदेश मिला मई महीने में कि आप द्रास में पहुंचिए, तो जैसे हम द्रास में पहुंचे तो फर्स्ट हमें जो टास्क मिला तोलोलिंग टॉप को कैप्चर करने का। तोलोलिंग टॉप एक ऐसी पहाड़ी जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर पुनः विजय प्राप्त करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क था, बहुत महत्वपूर्ण था, क्या ताकि अगर उस पहाड़ी के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है तो नेशनल हाईवे खुल सकता है, आगे की लॉजिस्टिक सपोर्ट की गाड़ियां जा सकती हैं। उस पहाड़ी के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और 22 दिन के अंदर हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद जैसे ही हम वापस अपने एक नीचे उतर के अपने इक्विपमेंट वेपन्स का मेंटेनेंस कर ही रहे थे, तभी हमें दोबारा से टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का एक और टास्क हमें दिया गया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने पूरी बटालियन को इकट्ठा करके उन्होंने उस टास्क के बारे में पूरा समझाया, ब्रीफ किया कि हमारे जवानों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की फौज ने एक और हमें मौका दिया है। वो टाइगर हिल के रूप में हमें टाइगर हिल को फतेह करना और दुश्मनों का खात्मा करना है। उसकी पूरी रणनीति बनने लगी, पूरी प्लानिंग करने लगी कि किस तरह से इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया जा सके, क्योंकि टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। एक घातक प्लाटून जो कमांडो टीम का पुनर्गठन किया गया, उसमें कुछ नए जवानों को शामिल किया जाना था। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ, बल्कि एक आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ। कोई अलग से पहचान नहीं थी। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई थी उसमें जो हम 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना खाए चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि हम तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस घातक प्लाटून के कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से मुझे मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का सदस्य हुआ और फिर हमने उस टीम का हिस्सा होने के बाद उस टीम की कमांड एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह जो कि नए कमीशन ऑफिसर होकर के आए थे, उनको उस टीम की कमांड दी गई। उसमें कुछ नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके वो टीम का गठन किया गया। उस टीम को सबसे पहले टाइगर हिल टॉप पर चढ़ करके उस रास्ते का इस्तेमाल करके ऊपर जाना था जहां से दुश्मन ये अंदाजा भी न लगा सके कि यहाँ से भी भारतीय फौज ऊपर चढ़ सकती है। तो ये पूरा रणनीति बनने के बाद, पूरी तैयारी होने के बाद आखिरकार हमने 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। साथ ही वो पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, दूर से देख करके हमें को आसानी से बर्बाद कर सकता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि फौजी है तो मरने के लिए है। फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होता है। तो हमें अपने आप को छुपाते हुए, अपने मोमेंट को
एक सीक्रेट रखते हुए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से हम 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे। -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी। भारी दुश्मन की गोलाबारी भी चलती रही, इन सब के बीच हम आगे बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर, वो आज भी मुझे याद है कि जब सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, हम सब ने रस्सियां फेंकी, फिर रस्सियों के सहारा लेकर के हम उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ ही रहे थे तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायर खोल दिया, क्योंकि जिस रास्ते से हम ऊपर गुजर रहे थे उस रास्ते के दोनों तरफ दुश्मन के बंकर बने हुए थे। अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई दी। जब फायर खुला दुश्मन का, तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी टीम को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया, उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनका पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट 150 पाकिस्तानी सैनिकों पर डिप्लॉयड थे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक हमारे पहुंच गई है। उन्होंने इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट करना शुरू किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी, एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूँ हिंदुस्तान की उन माओं को जो अपने बेटे और बेटियों के संस्कार देती हैं, कहती हैं कि छाती का दूध पिलाया है बेटा, छाती पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपने माँ के उस वक्तव्य को सार्थक करते हैं। आपने भी अगर किसी पार्थिव सैनिक का, किसी का पार्थिव शरीर देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं होते जी। तो हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हम रेंग करके, खिसक करके, दौड़ करके उनके बंकर में जा घुसे और वहां से अब उस बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया और 5 घंटे तक हम उन बंकर से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं जी। अम्निशन समाप्त होने लगा। जब अम्निशन समाप्त होने लगा तो मैं यहाँ आप दर्शकों को, मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी ये बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं में घबराना नहीं है। अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, धैर्य को बनाए रखना, क्योंकि जितनी बड़ी बाधाएं होती हैं उतनी बड़ी सफलताएं भी होती हैं और उन्हीं बाधाओं में सफलताओं के रास्ते छुपे होते हैं। सिर्फ हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन आज का नौजवान थोड़ी सी भी विपत्ति, थोड़ी सी भी बाधाएं जीवन में आने के बाद अपने आप को हताशा और निराशा में डुबो लेता है, सोचता ये जीवन बेकार है। और मेरे नौजवान साथी सुसाइड तक कर बैठते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप कायर नहीं हैं। और माँ भारती का जो बेटा है वो कभी कायर हो ही नहीं सकता है। ये आपका जीवन नहीं, ये राष्ट्र का जीवन है, ये उन माँ बाप का जीवन है जिन्होंने इस धरती पर आपको अवतरित किया है, उतारा है। अरे हमारे पास इतनी बड़ी बाधा थी लेकिन हम घबराए नहीं। हमें ये मालूम था कि हमारे पास अम्निशन समाप्त हो रहा, लेकिन दुश्मन के पास तो अम्निशन है। हम दुश्मन के अम्निशन को कैसे अपना अम्निशन बना सकते हैं? हमने इसके ऊपर विचार किया, इसके ऊपर सोच किया। फिर हमने उसका प्लानिंग किया कि हम किस तरह से दुश्मन के अम्निशन को अपना अम्निशन बनाएं। हमने प्लानिंग किया किस तरह से कर सकते हैं ताकि दुश्मन बाहर निकले, उनको मारने के बाद फिर उनका अम्निशन लें। तो दुश्मन की आर्टिलरी, उनके मोटर लगातार हमारे ऊपर बम्बारमेंट करते चले जा रहे थे। तो हमने निर्णय किया कि अभी जब दुश्मन की आर्टिलरी, उनकी मोटर, उनके बड़े बड़े हथियार जब हमारे ऊपर फायरिंग शुरू करेंगे, उसी फायरिंग के अंदर अपना फायर बंद कर देंगे
ताकि दुश्मन को ये लगे कि शायद ये मर गए या इनका मिशन समाप्त हो गया है। हमने उसी विचार से, उसी प्लानिंग के साथ जैसे ही दुश्मन ने फायरिंग शुरू किया, अपना फायर बंद कर दिया और 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम चुपचाप चुप करके बैठ गए। उनके फायर बंद होने के 20-25 मिनट तक भी जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो उनको भी लगा कि शायद ये मर गए हैं या इनका मिशन समाप्त हो गया है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा पत्थर था सामने, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। 10-12 पाकिस्तान के जवान पत्थरों से निकल करके जब बाहर की तरफ आने लगे, जब वो बहुत नजदीक तक हमारे पास आए तो हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे पास दुश्मन का अमनेशन, दुश्मन का हथियार लेकर के फिर हम अपने आप में सक्षम हो गए। फिर हम फायर करने लगे, लेकिन जो 1-2 जो बचा था उन्होंने ऊपर जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। साथियों, विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त कि अगले 20 मिनट तक अथाधुंध फायरिंग किया, हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और धीरे धीरे नजदीक आने लगे। वो काफी नजदीक आए तो हमारी LMG एक लाइट मशीन गन वेपन था, वो उनको नजर आ गया। सीधा उसी के ऊपर उन्होंने RPG का राउंड दाग दिया, वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले जवान थे वो घायल हो गए। तो लेफ्ट साइड के अंदर ही हमारा प्लेटून हवलदार, जो हमारा कमांडर था, टीम लीडर हवलदार मदन, वो वहां पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ दौड़े। मुझे वो मेरे अपने टीम कमांडर हवलदार मदन के वो आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस हथियार के दाहिनी तरफ मैं बैठा हुआ था। मुझे आवाज दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में आज इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैंने उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नजर ऊपर की तरफ गई। जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। मैं बोला, सर ये तो बहुत नजदीक आ गए, कहाँ पर है ये खड़े? शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंची होगी। एकदम से उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा। मेरे उस साथी की बाईं उंगली एक कट करके दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसका हाथ कट गया है। तो मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं सर, आपका हाथ नहीं कटा है, आपकी उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया, तभी एक और जवान जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। सभी ने बोला, सर आप लोग फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, आप ऐसे करो नीचे की तरफ कूद जाओ, हो सकता कहीं से हमारी टीम चढ़ सकती है, चढ़ाने की कोशिश करना। अभी स्कूल के अंदर साथियों किताबों में पढ़ करके बड़ा हुआ था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला? यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है और मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। हम बिल्कुल नए यंग जवान थे, हमारे लिए इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति और कुछ हो ही नहीं सकती थी। तभी एक और जवान था जो जिसके पास स्नाइपर राइफल थी, एक मेरा ट्रेनिंग का साथी कैनेडियन अनंतराम, हम दोनों को बोला गया कि आप लोग उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे ही हम उसकी हेल्प के लिए जाने लगे, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया होगा, उन्होंने फिर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो मुझे भी एकदम से एहसास हुआ कि शायद घुटने से मेरा पैर कट गया है। मैं नीचे जा गिरा, एकदम से गिरते ही हाथ लगा करके देखा पैर कटा है कि नहीं। पैर तो सही था लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया था। खुद फर्स्ट एड ही कर रहा था। अभी फर्स्ट एड करते करते फिर एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक टुकड़ा है उसने आकर के नाक और आंख के नीचे से पूरा काट दिया। तो ऐसा चेहरा शून्य हो गया, लगा कि शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया और जब आंखें खुली देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। मैं खिसकता हुआ रेंगता हुआ फिर भी अपने उस साथी के पास पहुंचा। पहाड़ी से पीठ लगा करके हम बैठे हुए थे।
दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती और धड़ चलते। मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक जवान का हाथ शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका धैर्य, उसका साहस को मैं सलाम करता हूँ। फिर भी एक हाथ से राइफल को लेकर के दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। मैं उनको कहने लगा कि सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दीजिए, तो उन्होंने जब फील्ड पट्टी निकाली और मेरे फर्स्ट एड करने ही वाले थे, तभी उनके सर में गोली लगी और एक तरफ से खून की फुहारें छूटती पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। मेरी बगल में बैठा हुआ अनंतराम को मैं बोला, सर, बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है। उसके मुख से सिर्फ आखिरी शब्द क्या निकला, क्या? इतना ही कह पाया। उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, छाती से खून की फुहारें छूटती हुई नजर आई। वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। बस इतना ही। मैं अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। मैं इतना ही कह पाया, तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा करके हमें चारों तरफ से घेर लिया और वो फिर गोलियों की बौछारें शुरू हुई। पल भर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां दागते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। क्योंकि मैं बेहोश था, लेकिन बिना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं या सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को। जब उस अनंतराम को गोली मारी, मैं भी ऐसे पड़ा हुआ था। फर्स्ट में उसने मेरी बाजू में, फिर पैर में, 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि शरीर से धुआं निकल रहा, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं की, लात मारी है, पत्थर मारे हैं, गालियां देते रहे, बहुत देर तक के तांडव करते रहे। नीचे हमारा एक एमएमजी पोस्ट था, लगभग 500 मीटर नीचे। उसको कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी। उसको उन्होंने मैसेज दिया, तो जैसे ये मैसेज मेरे कानों तक पड़ा तो मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ आप परमात्मा को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती। तभी उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। तब तक मैंने अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विषय कर लिया था कि अगर इसने मेरे सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, मैं उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी हूँ। तभी उसने आकर के जब गोलियां मारने लगा, उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरे बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे चलने के बाद वापस मुड़ा, फिर उसने मेरे सीने की तरफ राइफल करी। तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। कहते हैं जाको राखी साइयां, मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं बोलते। ये मिट्टी और कंकर वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है ताकि उसके बेटों का शौर्य दुनिया तक पहुंच सके। शायद मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने गोली चलाई। तो यहाँ पर छाती के ऊपर पर्स रखा था, उस पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे और गोली जाकर के सिक्कों पे लगे और ट्रिकोचिट हो गई। गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि मैं मर गया हूँ। लेकिन अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आकर के हमारा हथियार उठाने लगा। शायद उसने हथियार उठा करके जब चला होगा तो मेरे पैर से पैर टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। और तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और पाकिस्तान का जो सोल्जर हमारे हथियार उठा करके जा रहा था उसी के ऊपर फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा और जब तक हुड से वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका सर उड़ा और हमारे ऊपर आ गिरा।
उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदे नहीं, नीचे से फौज आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन बायां हाथ था उसकी तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, फिर 3-4 पाकिस्तानी और मारे गए। फिर 3-4 जगह से मैंने जब पत्थरों से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि नीचे से रेइंफोर्समेंट आ गया। वहां से वो भाग खड़े हो गए। 3-4 मीटर घिसटता हुआ रेंगता हुआ मैं आके गया तो वो भागते हुए जा रहे हैं। 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनका लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ वहां से देखता रहा। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि अपने साथियों को बचाना, अपने पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। फिर धीरे धीरे खिसटता हुआ अपने इन साथियों तक आया। लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। एक एक को आकर के देखने लगा, गोद में लिटा करके रोता रहा। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, न तो सर्विस का अनुभव न उम्र का तजुर्बा, ये भी पता नहीं कि किस रास्तों से ऊपर चढ़ करके आए थे। अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, जाऊं तो जाऊं कहाँ। रोता रहा, अपने आप को फिर संभाला। हाथ की हड्डियां जब आपस में टकराने लगी तो सहनीय पीड़ा होने लगी। हाथ को बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा कि शायद ये कट गया है तो तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं। फिर पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। सोचता रहा। तभी कहते हैं मनुष्य का एक शरीर नहीं होते हैं, 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर। कर्ण शरीर दिव्य आवाजों को सुनने के लिए ही होता है शायद। जैसी आवाज सुनाई दी, इसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस दिव्य आवाज के बताए हुए रास्ते से मैं नीचे लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। नीचे की तरफ देखा तो मुझे साथी नजर आए, ऊपर उठा करके उन्होंने लेकर के गए। तो जिस तरह से साथी आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला सर इस पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला है। पीछे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को सूचना दिया। फिर वहां से मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास तक पहुंचाया गया। दिन के 1:30-2 बज रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तब उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं सब आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी में। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए। डॉक्टर आ गया, उसने थोड़ा सा और फर्स्ट एड दिया, ग्लूकोज पिलाई। तब उन्होंने बोला कुछ बता सकता? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन उनको दिया। लास्ट में पूछते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीसन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए सर, भूख नहीं लगती है। साथियों ये पार्ले जी वाले बिस्कुट का पैकेट था, एक बड्डी पेयर 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था सब। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया, अटैक किया, और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल के जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, बिल्कुल सीज फायर हो गया था। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस अपनी भारतीय सेना में सेवारत हो सका। बिल्कुल सर, आपकी ये सभी बातें सुनकर
वाकई में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि किस तरह से आपने इतनी अच्छी तरीके से जैसे एक चित्र सा बना दिया हो हमारे आगे कि किस तरह से आपने उन परिस्थितियों को झेला और किस तरह से आपके साथियों के साथ आपका जो तालमेल था उसको भी हमने महसूस किया। और एक सैनिक जब बॉर्डर पर होता है, देश के लिए लड़ रहा होता है, तो किस तरह की भावनाएं उसके मन में चलती हैं, इन सभी को आपने बहुत अच्छे से बताया। और सर सैल्यूट है आपको और हमारी सेना को इतने महान कार्यों के लिए, इतनी वीरता के लिए, इतने पराक्रम के लिए। उन्हीं की बदौलत हम देशवासी सुकून से रह पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। और हमारा जो दिल है ये कहिए कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक है उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। हम उनको हमेशा याद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। सर एक गीत सुनते हैं। आपकी इन सभी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम आपकी बातचीत को दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपके ये सभी अनुभव हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं उन्होंने बहुत ध्यान से सुना होगा और महसूस किया होगा उन पलों को भी। दोस्तों, आप संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजेश और आज हमारे साथ स्टूडियो में फोन पर मौजूद हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो परमवीर चक्र से सम्मानित है। आप इनसे अपने जो कुछ बातें आप कहना चाहें आप व्हाट्सएप के जरिए कह सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सर एक गीत सुनते हैं, गीत के बाद वापस आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है कारगिल वार वेटरन और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। आइए उनसे एक बार फिर से जुड़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। सर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे हमारे साथियों ने आपके लिए तरह तरह की बातें लिखकर भेजी हैं और एक बार उन मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मैसेज आया है हम तक, परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह जी को दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत इंस्पायर किया उन्हें। ये मैसेज है प्रगति द्विवेदी का, लखनऊ से इन्होंने मैसेज किया है। इसके अलावा सर मैसेज हम तक आया है कादर खान का, बैंकॉक, ये इन्होंने सुरेंद्र कुमार इन्होंने लिखकर भेजा है और आपको नमन किया है। साथ में मैसेज हम तक पहुंचा है सर आप के लिए इन्होंने मैसेज भेजा है कि अदम्य साहस और पराक्रम को सैल्यूट करते हैं और आपको देशवासियों के लिए, देशवासियों की तरफ से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर गर्व है, आप हमारे भारत के महान सच्चे वीर सपूत हैं, ऐसा कहा है। और मैसेज हम तक सर बहुत सारे मैसेज, अब धड़ाधड़ मैसेज आ ही रहे हैं। परमानंद दूधपुर पौड़ी गढ़वाल से इन्होंने भी मैसेज भेजा है
और आपको जय हिंद कहा है। इसके अलावा मैसेज हम तक आया है नाथ द्वारा से श्री कृष्ण संचीहर का। इन्होंने भी आपको कहा है कि आप सूर्य की तरह सदैव दैदीप्यमान रहे, जय हिंद। साथ ही मैसेज हम तक पहुंचा है मध्य प्रदेश से। ये मैसेज है कृष्णकांत सिंह सोलंकी का। इन्होंने कहा है कि आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सारा मंजर जैसे ये अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं और उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। सर मैसेज हम तक और भी आए हैं मिसबा गौर सुहेल सऊद का। इन्होंने भी मैसेज भेजा है और इन्होंने भी आपको सैल्यूट किया है। तो संदेश टू सोल्जर्स में सब लोग सर आपको सैल्यूट कर रहे हैं और आपकी उस वीरता को, आपके पराक्रम को सैल्यूट कर रहे हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान आपने दिखाया और जिसकी बदौलत हम सभी को उन सभी चीज़ों को देखने का, सुनने का, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने वो चित्र हमारे आगे खींचा, उन सभी को हमने महसूस किया। बहुत सारे दोस्त हमारे और भी हमसे जुड़े और अपनी बातें इन्होंने लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। गुरुग्राम से सुभाष प्रजापति का। सर मैं थोड़ा समय की वजह से जल्दी जल्दी मैसेजेस को शामिल कर रहा हूँ। मैसेज और भी हम तक आए हैं। कालका जी साउथ दिल्ली से दिनेश तायल का। इन्होंने कहा कि सुनने के बाद इनको एक तरह से शेकन हो गए हैं आपकी बातों को सुनने के बाद, किस तरह से आपने वीरता के साथ मुकाबला किया कारगिल युद्ध के दौरान। जो आपका पराक्रम है उससे काफ़ी प्रभावित ये लगे। फिरोज का सिंगापुरिया का इन्होंने मैसेज किया है। इसके अलावा मैसेज आया है कई साथियों का, हमारे सुनील कुशवाहा, दिलखुश कुशवाहा का। और सर एक और मैसेज ले लेते हैं। जय हिंद सर कहा है अजमत हुसैन ने असम राइफल्स। हाँ सर अब आप बताइए। हाँ, मैं इन सभी साथियों को जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी को जय हिंद कहता हूँ, सलूट करता हूँ। क्योंकि सैनिक देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए होता है और देशवासी सैनिक के साथ खड़े होते हैं। ये सैनिक को बड़े फक्र महसूस कराता है क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ता, पूरा देश उसके साथ भावनात्मक रूप से लड़ता है, खड़ा होता है। यही तो सैनिक की ताकत है। आपका एक थैंक्स सैनिक को कितने मनोबल को बढ़ा देता है, ये जरा सोचिए। और आप सैनिकों का सम्मान करें, शहीदों का सम्मान करें, बस यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। बिल्कुल सर, आपकी जो बातें हैं ये सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिली। और अगर आप सर थोड़ी सी आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, चलते चलते समय कम है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और साथ ही अपने उन फौजी भाइयों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं या फिर जो फौज में जाना चाहते हैं, हमारे वो युवा, उनके लिए आप कुछ कहें? फौजी भाइयों के लिए तो जय हिंद। आप सब जो है खुश रहें और अच्छे से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें। और जो फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये फौज, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि फौज से अच्छी और कोई संस्था नहीं है। एक युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। सारे धर्म, जाति, सब कुछ उससे छोटे हैं, वो सब कुछ बाद में आते हैं, हम खुद बाद में आते हैं, पहले राष्ट्र आता है। जो भी काम करें राष्ट्र के लिए करें, राष्ट्र हित में करें और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। सर एक सवाल और आया है, ये सवाल है मैं पंडित अभी जिला सीतापुर से। इन्होंने कहा है कि कारगिल में वीर गति को प्राप्त मनोज पांडे की जन्मभूमि से हूँ। इन्होंने पूछा है सर कि आपने महान योद्धा परमवीर चक्र विजेता यादव भाई साहब को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिले। और साथ में ये भी कहा इन्होंने कि डाक द्वारा ये अपने फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र, शायद रक्षाबंधन भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आप जो है किसी भी, जैसे किस यूनिट को भेजना, या तो आप जो है आर्मी हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं, तो आर्मी हेडक्वार्टर जो है अपने अपने पलटनों में यहाँ पे भेज सकते हैं। या किसी विशेष यूनिट के नाम से अगर आपने भेजना है तो उस यूनिट का नाम लिखिए, केयर ऑफ 56 पे लिखिए, वो यूनिट में चला जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में अपनी इतनी सारी बातें बताई। और आपकी फैमिली को भी हम सैल्यूट करेंगे जो लगातार आपके पीछे रहे और जिनका सपोर्ट आपको रहा। और आपके जो परिवार के बारे में बताया, कुछ चंद शब्द आप उनके बारे में कह सकते हैं सर? बिल्कुल, कोई भी सैनिक होता बिना परिवार के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने पूरे परिवार, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ है, दोनों भाई हैं, उन सबको भी मेरा नमन है, वंदन है। उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है, तभी तो मैं देश में जगह जगह पर जाकर के युवाओं को प्रेरित कर पाता हूँ और वहाँ युद्ध जैसे माहौल के अंदर भी लड़ पाया था। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में जुड़े कारगिल वार वेटरन परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके अनुभवों को हमने आपके साथ साझा किया। प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में अब राजेश को दीजिए अनुमति। आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।